मैं पार्टी में रहा तब तक मैं पार्टी के सिद्धांतों के लिए लड़ता रहा, पर पार्टी ने स्वयं ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। वो एंटी राम नहीं है डेविड, वो हेट राम है। वो राम से घृणा करते हैं। किससे धर्म की रक्षा करनी है और कैसे करनी है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और अब आप बीजेपी में आ गए हैं। हालांकि बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है, फिर भी अगर आप दोनों पार्टियों के कल्चर के बारे में थोड़ा बता पाएं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको डिफरेंस बताता हूँ। और मैं प्रोफेसर हूं तो एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल दूंगा। एक तरफ तो एक स्टूडेंट है जो साल के 365 दिन 24x7 परीक्षा की तैयारी करता है, और जैसे ही परीक्षा खत्म होती है नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है जो परीक्षा के 2 दिन पहले एक 1 वीक सीरीज आती है 10-20 पेज की, वो 1 वीक सीरीज को पढ़ के तैयारी करता है। तो बीजेपी कॉन्स्टेंटली ग्राउंड से कनेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉन्स्टेंटली अपनी प्रिपरेशन करती रहती है। एक चुनाव जाता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी करती, दूसरा चुनाव जाता है तो तीसरे की। कांग्रेस पार्टी चुनाव से 2 दिन 4 दिन पहले अचानक से कुछ मुद्दे निकाल लेगी और 4 दिन तक उन अलग अलग मुद्दों पे बात करेगी, लोगों को कंफ्यूज करने की बात करेगी। और नतीजा ये होता है कि जो व्यक्ति परीक्षा के और जो विद्यार्थी परीक्षा के 2 दिन पहले तैयारी करता है उसका रिजल्ट फेल होता है, और जो साल के 365 दिन 24x7 परीक्षा की तैयारी करता है वो मेरिट में नंबर 1 पर रहता है। तो ये दोनों विद्यार्थियों का डिफरेंस है। आपने 2 बार कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ा। आपको याद होगा मैंने एक इंटरव्यू किया था आपका जमशेदपुर में। उस समय मैं किसी और संस्थान के लिए काम कर रहा था। आपने राजस्थान से भी चुनाव लड़ा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि दो दो चुनाव आप हार गए। ऐसे आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप राज्यसभा का टिकट चाहते थे, नहीं मिला तो आपने कांग्रेस छोड़ दी। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सर प्रोसेस क्या होता है, मैं वो थोड़ा आपसे समझना चाह रहा था। देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपके दर्शकों को बताऊं, जब आप मेरे से जमशेदपुर भी मिलने आए थे तो मैंने टिकट नहीं मांगा था डेविड। कांग्रेस ने जब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन था उससे चंद घंटे पहले मुझे टिकट दिया। चंद घंटे मींस 10-12 घंटे पहले। जी। और मैंने अप्लाई नहीं किया था, उस सीट से टिकट दिया जहां से कांग्रेस लगातार 8 बार से हार रही। कितनी बार से जो डेविड? 8 बार से। मैं टिकट मांगता तो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से मांगता, और सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ मुझे चुनाव लड़वाया। जो वहां पे जिनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा वो उस समय मुख्यमंत्री थे झारखंड के। जी, रघुवर दास। दूसरा कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, वो भी मैंने नहीं मांगा। ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी राजस्थान में उदयपुर शहर की, जहां से लगातार 5 बार से 1 2 3 4 5 5 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मैंने कभी भी टिकट नहीं मांगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि मैं पार्टी में रहा तब तक मैं पार्टी के सिद्धांतों के लिए लड़ता रहा, पर पार्टी ने स्वयं ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। डेविड, I am sitting at the same place where I was 6 years back, but party left from that place. 15 days back, for Congress party, Arvind Kejriwal was the most corrupt person on this earth. Today, Arvind Kejriwal for Congress party is the most honest person on this earth. I was telling that Arvind Kejriwal कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। मैं आज भी ये बोल रहा हूं कि वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, कल भी यही बोलूंगा। मैं तो वहीं बैठा हूं। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से अलग हो चुकी है। मैं सनातन के विरोध की गाली को बर्दाश्त, मौन स्वीकृति नहीं दे सकता। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता या इंडी अलायंस का नेता अगर सनातन को गाली देगा और कांग्रेस पार्टी उसको मौन स्वीकृति देगी, मैं ये अपने जीते जी बर्दाश्त नहीं करूंगा। भगवान राम का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में शरीक नहीं होना, ये एक तरह का पाप है और मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता।
मैं सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। तो मैं तो अपने स्टैंड पर जहां था आज भी वही हूं। कांग्रेस पार्टी वहां से उठ के चली गई और मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। मैं पुनः दोहराता हूं डेविड, मैंने जब कांग्रेस ज्वाइन करी, कांग्रेस के 42 एमपीज थे। अगर मैं मेरे प्रोफाइल के साथ देश की कोई और पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता तो भी ज्वाइन कर लेता, पर मैंने सोचा देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है, यहां पर नए लोगों का, नए आइडियाज का सम्मान होगा। पर कांग्रेस पार्टी आज पीएस चला रहे हैं। वो लोग, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी वही लोग टीवी पर आके कांग्रेस का वक्तव्य देते थे, आज भी मीडिया में वही वक्तव्य दे रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। उनका एक ही गुण है कि वो यूपीए सरकार के पूर्व मंत्रियों के पीए रहे हुए, पीए, पर्सनल असिस्टेंट्स। जी। कांग्रेस पार्टी में जो डेविड, जो चुनाव के टिकट दे रहा है जो व्यक्ति, उसको अगर आप पूछो कि महाराष्ट्र की 4 सीटें बता, 4, तो वो नहीं बता पाए। लोकसभा की सीटें, ये हालत है। जी। जी। तीसरा व्यक्ति, जब मैं क्लास 10th में 1992 में क्लास 10th में पढ़ता था, तब भी वही व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा था, आज भी वही बना रहा है। अगर उसके मैनिफेस्टो में दम होता तो 2014 में हम 42 पे थोड़ी आते, 2019 में कांग्रेस पार्टी 52 पे थोड़ी आती। पर कांग्रेस पार्टी नए लोगों को, नए एस्पिरेशंस को, नए यंग इंडिया को, नए आइडियाज को बाधा उत्पन्न करती है, अवरोध करती है, उनको खत्म करती है। कांग्रेस पार्टी आज एक चापलूस 3-4 लोग मिलके उस पार्टी को चला रहे, जिनको ना तो ग्राउंड कनेक्ट का पता है, ना पॉलिटिक्स का जिनको पी आता है। जी। सर, हम वापस लौटेंगे इन सब मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस में हिरार्की क्या है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से कोई आदेश आता है तो कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचता है? है ही नहीं ना, हिरार्की नहीं है, कार्यकर्ताओं तक कोई आदेश पहुंचता ही नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं चुनाव हारा, जैसा आपने कहा मैं चुनाव हारा, तो मेरे को लगा मैं चुनाव हारा हूं तो मैं अपनी हारने की एक रिपोर्ट बनाऊं। जमशेदपुर में क्या क्या इश्यूज हुए, कौन कौन प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या इश्यूज थे, उदयपुर में क्या क्या इश्यूज थे, किन किन लोगों ने सहयोग किया, किन्होंने नहीं किया। अभी भी जिस कंप्यूटर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी कंप्यूटर में वो रिपोर्ट पड़ी हुई है, पर किसी ने मांगी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या है। ऐसे थोड़ी राजनीतिक दल चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि एक अच्छे व्यक्ति है, वो एक निर्णय भी अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते। ही कांट टेक ए सिंगल डिसीजन। कौन निर्णय करता है? पीए नंबर 1, जो मीडिया का काम करता है, जो क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। दूसरा आदमी, जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों अलग अलग राज्य है, वो कंफ्यूज्ड है, ही इज इन कंफ्यूजन कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तीसरा आदमी, जो 300 साल से मैनिफेस्टो पे मैनिफेस्टो दिए जा रहा, एक ही आइडिया, कोई नया आइडिया नहीं। नए आइडिया बिना राजनीतिक दल प्रॉस्पर नहीं कर सकता। जी। गौरव सर, जब आपने 2006 साल पहले 2018 में सब जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उस समय आप जैसा कि बार बार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि पार्टी 44 सीटों पर सिमटी थी, फिर भी आपने पार्टी ज्वाइन की। राजनीति में विचारधारा बहुत मायने रखती है। मतलब आज के वो राजनीति में आप देखें तो तेजी से बदलती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके लिए विचारधारा क्या मायने रखती है और वो किस आधार पर बदलती है? मेरे लिए तो विचारधारा 2018 में भी वही थी कि मैं सनातन का विरोध बर्दाश्त नहीं करूं। मैं भगवान श्री राम की क्या उपवास, उनके बारे में ओछी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का समर्थक था, हूं और रहूंगा। जैसा मैं कह रहा हूं डेविड, मैं तो आज भी अपनी बातों पे लगा हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा बदल दी है। कांग्रेस पार्टी आज सनातन का विरोध करना चाहती है, भगवान श्री राम का मजाक उड़ाना चाहती है, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना चाहती है। और जो लोग सनातन का को गाली देते हो, भगवान राम का मजाक उड़ाते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हो, वो राजनीति
पाकिस्तान में तो कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान में वो लोग राजनीति करने के लिए योग्य नहीं है। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये मेरे लिए मैंडेटरी कंडीशन है। अगर इन मैंडेटरी कंडीशंस पर आघात पहुंची तो गौरव वल्लभ चुप नहीं रहेगा। जी। सर, आपने एक इंटरव्यू में धर्म को लेकर के बात की। आपने कहा कि धर्म को बचाना है, धर्म की रक्षा करनी है। आज ईद भी है, मैं जानना चाह रहा हूं कि किससे धर्म की रक्षा करनी है और कैसे करनी है। धर्म की रक्षा उन लोगों से करनी है जो धर्म को गाली देते हैं, और किसी भी धर्म। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा डेविड। जी। अगर अपन इस देश में ईसाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कोई भी धर्म को गाली बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी धर्म। मैं जब कोई भी बोल रहा हूं तो सारे धर्म उसमें इंक्लूड है। तो धर्म, आप एक धर्म को गाली देते हो, सनातन धर्म को गाली देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या कांग्रेस के नेताओं ने, डीएमके के नेताओं ने, डीएमके के सुप्रीम ने क्या सनातन को गाली नहीं दी डेविड? क्या ये सही है? और कांग्रेस उस पर ताली बजा रही है ऐसे बैठ कर। जब डीएमके के और कांग्रेस के नेता सनातन को कोरोना बोलते हैं, सनातन को गाली देते हैं, और हाँ कांग्रेस ताली बजा रही है, मैं उस ताली बजाकर उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तो धर्म की रक्षा करनी है उन लोगों से जो धर्म को गाली देते हैं, धर्म को नीचे दिखाना चाहते हैं। धर्म की रक्षा, और जब मैं कहता हूं धर्म की रक्षा, तो एक धर्म की रक्षा नहीं, सभी धर्मों की रक्षा करनी है। वही हमारा संविधान है। दैट इज कॉल्ड ए स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी। सर, अभी संविधान की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लेकिन आपने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है। जब हम बात प्रतिनिधित्व की करते हैं तो जैसे मोदी सरकार जो है कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर के आई। लेकिन जब बात एक समुदाय की एक धर्म की आती है, खासतौर से मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूं, तो उसमें पार्टी ने अब तक एक टिकट दिया है, वो भी केरल से सिर्फ। आपको कहीं ना कहीं ये परेशान नहीं करता? चलिए हम दो टिकट ही मान लेते हैं, लेकिन ये आपको परेशान नहीं करता कि जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो एक धर्म जो 20% के आसपास है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा राजनीति में? देखिए, राजनीति में प्रतिनिधित्व का हर पार्टी का एक प्रोसेस होता है। वहां से ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट आती है। आपके ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता अपने एम्बिशंस को बताते हैं। जैसे मान लो आपको जोधपुर से आपको टिकट मिला, तो कार्यकर्ताओं से फीडबैक, और ये सारे दल यही करते हैं, कार्यकर्ताओं की फीडबैक जाती है, वहां के नेताओं की फीडबैक जाती है, वहां के जो मतदाता है उनसे डाटा कलेक्ट करके फीडबैक ली जाती है। तो उस आधार पे पॉलिटिकल पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो आपने कहा कि रिप्रेजेंटेशन टिकट थोड़े कम दिए एक पर्टिकुलर धर्म को, पर कोई गाली तो नहीं दी ना। पर मैं आपको पुनः कहता हूं कि जब मैं कहता हूं धर्म की रक्षा, सभी धर्मों की रक्षा, और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जहां तक बात है, तो वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। उस प्रोसेस में निश्चित रूप से आने वाले समय में डेविड आप देखोगे कि जिन धर्मों का रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली कम है, उन धर्मों का भी रिप्रेजेंटेशन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा। जी। सर, वापस लौटते हैं कांग्रेस पे। आप सनातन धर्म और इन सब की बार बार बात कर रहे हैं। जयराम रमेश ने अभी कहा कि उनके दो नाम हैं, जयराम और रमेश, और दोनों में ही राम है, तो उनको कोई एंटी राम नहीं कह सकता। आप बार बार उन पर उंगली उठा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो एंटी राम नहीं है डेविड, वो हेट राम है। वो राम से घृणा करते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मैं उस दिन उदयपुर था। मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा भैया हम घर के बाहर नहीं निकल सकते। इस मोबाइल फोन में उनके मैसेजेस हैं कि भैया हम घर के बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि लोग हमारे पे मजाक कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैंने भगवान राम मंदिर जाकर अखंड रामायण का पाठ कराया। मेरे ट्विटर के टाइमलाइन में आपको फोटो दिख भी जाए। जब मैंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे, तो बोला गया ये एक इवेंट है। चलो भाई, इवेंट है। अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी तक गई। अमेठी से अयोध्या मात्र 60-65 किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्यों नहीं जा गए? इवेंट में नहीं गए। मैंने मानी आपकी बात,
पर मैंने कहा जब तक आप राम जी के दर्शन नहीं करोगे तब तक मैं टीवी पे नहीं बैठूंगा, मैं टीवी पर प्रेस वार्ता नहीं करूंगा बैठ के। मैं बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष करता हूं, इस बार नहीं की, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप जाकर क्या कहना चाहते हो पता है डेविड? राम जी का मजाक उड़ाना चाहते हो, एक पर्टिकुलर धर्म को खुश करने के लिए दूसरे पर्टिकुलर धर्म को क्रश करके छोटा करके दिखाना चाहते हो। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस चीज की अनुमति नहीं देता है। जैसे विपक्ष है बार बार ये मुद्दा उठा रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो एक तरफा कार्रवाई कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक आध दो रिपोर्ट भी कहती हैं कि 2004 के बाद से जो विपक्ष अ, पानी पीना सर। उन्हें बात कर सकते। जी थैंक यू। तो 2014 के बाद से जो है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं ईडी है उसकी जो कार्रवाई हुई है वो 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की ही एक और रिपोर्ट कहती है कि 25 ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ ईडी जांच कर रही थी, लेकिन जब उसमें से 23 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनके उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तो विपक्ष जिन चीजों को लेकर के उठा रहे तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई नजर नहीं आती आपको? डेविड, कई लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन बीजेपी के लिए। मैं क्यों गया? मेरे खिलाफ तो ना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, सिविल केस, कोर्ट केस, पुलिस कंप्लेंट, पुलिस एफआईआर कुछ नहीं है। मुझे किस चीज का डर था? मेरे को तो किसी चीज का डर नहीं। हाँ, अगर पूर्व में नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर पिछले 2014 से पहले जब यूपीए का शासन था और क्या क्या चीजें नहीं हुई, अभी मैं लिस्ट बताऊंगा तो इतनी लंबी लिस्ट है, 10 मिनट का प्रोग्राम आपको इस पे अलग से करना पड़ेगा। तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या ये गलत है? और रही बात वॉशिंग मशीन की और बीजेपी में जाके धुल जाते हैं, मैं मेरे को कहां जरूरत थी? मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के कारण करी, और आज भी उसी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ बैठा हुआ। कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी। मेरे आज बीजेपी ज्वाइन करी, मेरे खिलाफ तो कोई केस नहीं था, कोई पुलिस कंप्लेंट तक नहीं थी, मैंने क्यों की? तो ये बातें करके देश को भ्रमित करना विपक्षी दलों को छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस को स्पेशली, देश की आकांक्षा है कांग्रेस से कम एक विपक्ष की भूमिका सशक्त तरीके से निभाए। पर ना तो सत्ता में आने का प्रयास कांग्रेस कर पा रही है, ना विपक्ष में अच्छी भूमिका अदा कर पा रही है। कांग्रेस दिशाहीन, डायरेक्शनलेस हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू डेविड, थैंक यू।